रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉवल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नॉवल शाह मन अस्कलम यमन वकी किस्त नंबर 6 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दिया कमरे में बैठी लैपटॉप पर अपनी जॉब का कुछ काम कर रही थी। इसे टाइपिंग की स्पीड हाई करने के लिए प्रैक्टिस भी करना थी। अचानक लाइट चली गई और कमरे में अच्छा खासा अंधेरा छा गया। शाम का टाइम था। दिया की हालत अजीब सी होने लगी। अंधेरा, खामोशी और फिर तन्हाई की वजह से इसका दम घुटने लगा। वो तेज तेज सांस लेती, खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करती, मजीद से मजीद तर बदहवासी का शिकार होती जा रही थी। हाला ने दिया के ख्याल से टॉर्च उठाकर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे के बाहर धीमे कदमों की आवाज़ और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने दिया का दिल बंद कर दिया। वो अचानक ज़ोर से चीखने लगी, मत आओ, मेरे पास मत आओ, प्लीज़ मुझे बख्श दो, प्लीज़। वो आंखें और मुठियाँ सख्ती से पीछे चीखती जा रही थी। हाला जल्दी से कमरे में दाखिल होकर इसकी तरफ बढ़ी। दिया, दिया क्या हुआ? ये मैं हूँ हाला, दिया आंखें तो खोलो। वो इसे सीने से लगाए मुसलसल इसे पुकारती रही। दिया इसके गिर्द बाजू लपेटती इसके गले लगकर पूरी शिद्दत से रोती थी। हाला, मुझे बचा लो इन लोगों से, वो मुझे मार डालेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती कुछ भी, मुझे नहीं पता एस गैंगस्टर है, ये पुलिस का बंदा है, या पुलिस का बंदा है। हाला रोती हुई हाला के सीने में मुंह छुपाती बोलती जा रही थी। हाला को इसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो परेशानी से इसकी पीठ थपथपाती रही। ठीक है दिया, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, रोना बंद कर दो। दिया, तुम अब अपने घर हो, तुम हमारे पास हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हाला इसे तसल्लियां देती रही और दिया का खौफ और दहशत से लरजता वजूद न जाने कितनी ही देर ले गया था संभलने में। हाला की फिक्र में इजाफा हो रहा था। वो दिन भर एक नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव करती थी। वो बस रात को सोते हुए या अंधेरे और तन्हाई में इसे खौफ का शिकार हो जाती थी। ट्रॉमा यही तो होता है, एक बिल्कुल ठीक और नॉर्मल इंसान के लाशऊर का एक खौफ एक ख़ास वक्त पर बिल्कुल अचानक से हमलावर होता है और वो इंसान इस लम्हा में अब नॉर्मल हो जाता है, खौफजदा हो जाता है और इसी लम्हे में चला जाता है जिस लम्हे में इसकी ज़ात में इस खौफ ने पंजे गाड़े हुए थे। दिया की हालत भी यही हो चुकी थी। वो नॉर्मल थी मगर ट्रॉमाटाइज थी और इसका ट्रॉमा ख़त्म होने की बजाय बढ़ रहा था क्योंकि हाला इसकी हालत नहीं समझ पा रही थी और वो अपने बाप को बताने से डर रही थी। वो खुद भी ना समझ ही थी। तुम पागल तो नहीं हो गए? वासिफ लगारी से पार्टनरशिप क्यों की? अच्छा खासा बदनाम और अय्यार बंदा है, वही मिला था। जायान के फादर गुस्से से बोल रहे थे। चाय पीता जायान इन्हें यूं सुन रहा था जैसे अभी वासिफ को जाकर इनकार कर देगा। दाजान का अलग बीपी हाई था। इस पागल को अलग बिजनेस करने की इजाजत ही क्यों दी आप लोगों ने? इसका बड़ा भाई साइम इसकी डिटाई और खामोशी पर दांत पीस कर बोला, मैं तो समझा समझा कर अपना मुंह दुखा बैठा हूँ, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। सायाम ने बेचारगी से कहा। जायान अब भी तवज्जो से सबको सुनता चाय पी रहा था। रहने भी दे, एक बार इज्जत लेगा वासिफ से तो सारी चालाकी निकल जाएगी, फिर दाजान वाला काम संभालेगा हमारा अच्छा बच्चा। रासिफ ने मुस्कुराहट दबाकर इसे छेड़ा। रायान खामोशी से सामने टेबल पर पड़े कबाब खाता जा रहा था। तुमने कुछ बोलना है तो तुम भी बोलो, वैसे भी सब हिस्सा डाल रहे हैं। जायान ने इसे मुखातिब किया था। सबको तब चढ़ गई, बकवास करना ही सीखा है तुमने बस। मेरी अगर आज तबीयत खराब हुई ना तो सबकी मुसलसल चिक चिक से तो लाइन में खड़ा करके दो लगाऊंगा। दाजान ने जबड़े बींच कर सर का दर्द बर्दाश्त किया। इसे देखिए बाबा जान, सर ऐसे हिला रहे हैं जैसे कवाली कह रहे हैं हम, इंतहाई ढीठ औलाद है मेरी। जायान के बाबा ने दाजान से कहते हुए सर हिलाते जायान को घूरा तो वो हंसी दबा गया। मुझे क्यों साथ गिन रहे हैं आप? साइम को सदमा लगा। तुम भी जायान से पीछे नहीं हो? सायाम ने इसे जवाब दिया। तुम लोग 5 मिनट खामोश नहीं हो सकते? बड़े चचा ने इनको चुप करवाकर दाजान की तरफ इशारा किया जो इन्हें घूर रहे थे। जायान ने चाय का कप टेबल पर रखकर दाजान को देखा। मुझे उज्जा से शादी नहीं करनी, एक और कोशिश करना चाहिए, और ये बात हम सबको ज़बानी याद हो गई है वजह समेत। रायान ने हिस्सा डाला। तुम वासिफ लफगारी के साथ बिजनेस कर लो। दाजान ने फिर से रिश्ते की बात आती देखी तो लापरवाही से बोलकर चले गए। बाबा चचा लोग भी उठकर जा चुके थे। जायान तो सर का दर्द बन चुका था। मेरी कोई नहीं सुनता, जायान ने मुंह बसोड़ कर कहा। आप सबके रवैये मुझे बस एक एहसास दिलाते कि शायद मैं अडॉप्टेड हूँ। जायान ने सब बड़े भाइयों को देखा। हमने कचरे के ढेर से उठाया था तुम्हें ताकि जवान करके इज्जत से शादी कर सके। साइम ने दांत लबों तले दबाकर कहा। सबने कहका लगाया। जायान ने दांत कचकाए। इस घर से तो अच्छा है मैं जेल में रह लूँ, शायद कुछ कदर हो मेरी वहाँ मेरी। जायान ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा।
तुम ना ज़यान नॉर्मल हो, तुम्हें बस उज़्ज़ा ही संभालेगी आकर। सायाम ने इसे मुस्कुरा कर कहा, और जो तुम हमारी हर बात बदले लेते फिरते हो ना, ये इन गुनाहों की सज़ा समझ लो। रासिम को परफ्यूम वाक़ये की सुनगुन मिल चुकी थी। मेरे साथ जो करें खैर है, पता नहीं कौन से घर होते हैं जहाँ छोटों को इज्जत होती है। मेरी बेइस फैमिली तो एक एक लफ्ज़ जूते की तरह मारती है और दिन रात सुनाती ही रहती है। ज़या ने जलनज़दा लहजे में कहा, ओ भाई, तुम बातों के भूत हो भी नहीं। आप वासिफ की ऑफर लेते हुए किसी से पूछा तक नहीं। समझा रहे हैं तो उल्टा उज्जा निकल आई। एक बार पर इज्जा इज्जा करते हो, मोहब्बत हो गई तो तुम्हें इससे बस कर दो बहाने रिश्ता तोड़ने के। साइम जायान का भाई था, इसी की तरफ बोलता चला गया। जायान का मुंह खुल गया। मोहब्बत और इज्जा, इसे बेहतर मरना जाओ। और ये जो तुमने बबली के साथ मिलकर मास्टर प्लानिंग की है ना, वो भी हम बबली से तफ्तीश करके उगलवा चुके। तुम इसे यूं अचानक गायब करवाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? बेटा, अभी इन चालाकियों के लिए बच्चे हो तुम। रासिम ने जायान की दुखती रग पर हाथ रखा था। जायान के सर पर धमाके हुए थे। इसने सबके जिताते और मुस्कुराते चेहरे देखे। वो कैसे भूल गया इसके ये बड़े भाई इन चालाकियों में PhD किए बैठे हैं। आप लोग समझ नहीं रहे, जिस लड़की के लिए इतने टाइम से पागल हुआ जा रहा हूँ, वो लड़की मान गई है। ज़यान ने आखिरी हरबे के तौर पर मासूम सूरत बनाकर इन्हें अपना राज तक उगल दिया। अगर वो सब मिल जाएं तब भी ज़यान का काम पक्का था। हाँ भाई, पता है सब, समझ तो तुम नहीं रहे। अब अगर सब की तरह तुमने भी इनकार किया तो दाजान हम सब से नाराज हो जाएंगे। हम तुम्हें दाजान की नाराजगी पर कुर्बान करते हैं। सयाम ने संजीदगी से बताते हुए आखिर में शरारती अंदाज में अपनाया। जायान का इस संगदिली पर दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो पैर पर रखता वहां से उठकर चला गया। बच्चा है कसम से, थोड़ा सा भी सब्र नहीं। साइम पीछे से मुस्कुरा कर बोला। सालिक की गाड़ी दूसरे नंबर पर पहुंची थी। वो रेस खत्म होते ही वहां से निकल गया। इसे ना लड़कियों से कंग्रेट्स करवाना था और ना ही वो इतना फ्री था कि मजीद वक्त ज़ाया करता वहाँ। घर पर फिर से इसके नाम बुके आया हुआ था और ये चौथा था जो इसे दो दिन के वक्फे से मिल रहे थे। इस पर भी वैसा ही कार्ड था, सालिक का लिखा हुआ कार्ड जो इसने दिया को दिए थे। इसने तनफ्फुर से ये भी डस्टबिन में फेंका। अंदर नाना इसके माँ बाप से बातें कर रहे थे। इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो सालिक? डिनर भी सही से नहीं किया था तुमने? एहराम जानते थे वो अनसुनी करेगा, फिर भी मजबूर थे पूछ बैठे। आज कुछ नया करने गया था, वो लापरवाही से बोला। अब क्या नया ढूंढ लिया? मारिया परेशान हुई। सालिक, तुमने अगर इस तरह पागल होना था तो इसे रोक लेते। मैंने बताया भी था जब वो जा रही थी। नाना ने इसका बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर कहा। मुझे जॉर्डन ने भी मैसेज किया था। मुझसे ये बात दोबारा ना नहीं कीजिएगा। मैं इस लड़की को भूल चुका हूँ, इस पर दोबारा कोई बात नहीं। सालिक ने नाराजगी से नाना को टोका। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि इसे भूल गए हो। मारिया बेचैनी से बोली थी। मुझे अपने हाथों से कुछ स्पेशल सा बना दे मॉम, भूख लगी है। सालिक ने इन्हें बहलाने के लिए काम बताया। वो निहाल होती फौरन उठकर किचन में गई थी। एहराम खामोशी से देख रहे थे। माँ ही बस तुम्हारी अपनी है, मुझे सताते रहा करो। एहराम नाराज होने हुए। इसके नाना भी हंसे थे। मैं जब जोसेफ को मार रहा था, जानते हैं इसने मुझे क्या कहा? अगर इस लड़की को तकलीफ पहुंचाने वालों को मारना चाहते हो तो खुद को शामिल रखना। ये यहाँ तुम्हारी वजह से पहुंची है। सालिक ने कुछ याद करते हुए बताया। वो लोग बुरी तरह डर गए सालिक की बात पर। इसने बकवास की है। एहराम ने गुस्से से कहा। इसने सच कहा है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी के लिए अपनी जान क्यों लूंगा भला? और ये मैं आपकी भी परवाह में कह रहा हूँ। इल्ज़ाम ना लगाया करें मुझ पर, सालिक ने आखिरी लफ्जों में जोर देकर कहा। सिर्फ जान नहीं सालिक, अपने आप को भी किसी के लिए बर्बाद ना करो। आज भी तुम एक कार रेस का पता करते फिर रहे थे। एहराम संजीदगी से बोले। आपका स्पाई थोड़ा लेट है, मैं कार रेस करके ही आ रहा हूँ पॉप्स। सालिक ने धमाका किया। तुम और क्या क्या कारनामे करने वाले हो? आज ही बता दो मुझे। हर वक्त के BP हाई से तंग आ गया हूँ मैं। आज ही पड़ जाए मेरे दिमाग की रग। एहराम बड़ी मुश्किल से जब्त की कोशिश कर रहे थे। इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? बच्चा थोड़ी हूँ, 20 हो चुका हूँ। सालिक ने मुंह फुला लिया। यार तुम ना इतने ही खतरनाक काम करना चाहते हो तो शादी कर लो। मुझे उम्मीद है तुम्हारा बेटा तुम्हें हर खतरे की तस्वीर दिखाएगा। नाना जान के कहने पर वो एक पल को चुप हुआ। मेरा बेटा अपने ग्रैंडपा पर भी जा सकता है, अच्छा बच्चा। सालिक ने शरारत से बाप को सुनवाया। मेरे बाप को मेरे पीछे जलील नहीं होना पड़ता था। सालिक, एहराम ने इसे जताया। मैं भी आपके वाले शौक नहीं रखूंगा। इसने एहराम को सालिक की पल पल की खबर रखने और हर बात पर टोकने वाली आदत का इशारा दिया। तुम बाप तो बनो, फिर पता चलेगा। जिस बाप का बेटा इंसान के बजाय जिन जैसा हो, इसकी नींदें इसी तरह हराम हो जाया करती हैं। एहराम साहब ताज्जुब से बोले। सालिक ने सर खम के करके इस तारीफ जिन पर शुक्रिया अदा किया। हाला,
تم کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہو؟ تمہاری کچھ دن پہلے ایک کال آئی تھی، وہ لڑکا ہر بات جانتا تھا تمہارے بارے میں، تائی جان کا بھی پتا تھا اسے۔ دونوں بہنیں رات کا کھانا کھا رہی تھی جب اچانک دیا نے پوچھا۔ حالہ کرنے والا حلق میں اٹک گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا چپ رہوں، مگر مجھے جاننا ہے، دیا نے مزید کہا۔ دیا تم نے دوسروں کی کال سننا کب سے شروع کر دی؟ حالہ نے دانت پیس کر کہا۔ کیوں، مجھے بتانے کا ارادہ نہیں ہے؟ کون ہے آخر وہ؟ اتنا فری ہو کر بول رہا تھا۔ دیا کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہے ایک لوفر، اور وہ سب اسی لیے جانتا ہے کیونکہ فارس بھائی کا وہی دوست ہے جس کا بتایا تھا، ہاسپٹل میں ملا تھا۔ اور کچھ بھی غلط سوچنے کی ضرورت نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں، میں خود تنگ ہوں اس بندے سے، ہر جگہ نازل ہو جاتا ہے۔ حالہ ناک چڑھا کر بولتی، اچھی خاصی تپی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیا نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا کر اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ وہ تو رشتہ بھیجنے کا کہہ گئی تھی اور بات اور نکلی۔ ویسے تم نے کیوں کی کال اٹینڈ؟ کیا بات کی اس نے؟ حالہ کو بھی اچانک ہی فکر ہوئی، کیونکہ دیا کا اسے پتا تھا بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دینے سے باز نہیں آتی۔ حالہ اب کیا ہوگا؟ میں نے تو غصے میں اسے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے رشتہ بھیج دے۔ دیا کی بات پر حالہ کا کھانا حلق میں پھنسا اور کھانس کھانس کر اس کی سنہری رنگت میں سرخی بھر آئی۔ دیکھو میرا قصور نہیں، وہ بار بار فکر ظاہر کرتا مجھے فلرٹی لگا تو غصے میں کہہ دیا میں نے، اور کسی فلرٹی لڑکے کی حد بھی یہی ہوتی ہے، جہاں رشتہ بھیجنے کی بات ہو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب تم دیکھنا یہ بندہ بھی۔ دیا اس کو پانی ڈال کر دیتی جلدی جلدی وضاحت دینے لگی۔ حالہ کا جیسے ہی سانس بحال ہوا، دیا کی کمر پر ٹکا کر ایک لگائی۔ آئی امی، حالہ مار کیوں رہی ہو؟ دیا اپنی کمر سے ہلاتی رونی صورت بنا کر بولی۔ اگر وہ بےہودہ بندہ واقعی رشتہ لے کر آ جائے پھر؟ فارس بھائی کو پہلے اس کی حرکتوں سے مجھ پر شک ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دوسری بار ملنے پر بھی بڑے بازار میں ہاتھ پکڑے اور کپڑوں کا رنگ پوچھے، سوچو وہ کس قسم کا ہوگا۔ تم نے ایسے انسان کو رشتہ بھیجنے کا کہہ دیا، وہ بھی تب جب میرا رشتہ طے ہے اور میں اس رشتے پر راضی بھی ہوں۔ کچھ عقل بچائی ہے یا سب ان انگریزوں میں بانٹ آئی ہو؟ جاہل کی جاہل رہنا ساری عمر بس۔ حالہ غصے سے اس کی کلاس لیتی جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ مجھے تو ایسا چلاک نہیں لگتا، جیسی آواز تک کی پہچان نہیں ہو، دیا نے منہ بگاڑ کر کہا، اور ہاتھ سے اب بھی جلتی کمر سے ہلا رہی تھی۔ وہ میرا باپ نہیں ہے آوازیں پہچانے۔ ہمارے خاندان والے جو ہمیں بچپن سے جانتے ہیں کال پر بھی اکثر نہیں پہچان پاتے۔ تمہاری اور میری آواز کا فرق اتنا سا ہے کہ کوئی ہر وقت بات کرنے والا ہی پہچان سکتا ہے، اور میں اس بندے سے ہر وقت گپے نہیں لڑاتی۔ وہ دیا کو گھٹی موبائل پر زیان کا نمبر ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا، مجھے لگا تم غلط کام۔ حالانکہ کھا جانے والی نظروں پر دیا سہم کر چپ ہو گئی تھی۔ میری عزت کا جنازہ نکلواؤ گی؟ تائی جان نے زندہ گاڑ دینا ہے مجھے، اور بابا ہائے وہ بندہ آ گیا تو؟ حالہ فکر مندی سے لب کچلتی پریشانی کے مارے کھانا بھی بھول چکی تھی۔ دیا اسے چور نظروں سے دیکھتی اپنا کھانا مکمل کرنے لگی۔ اپنا بھی کیا مسئلہ ہے؟ رشتہ آئے گا تو انکار ہو جائے گا بس، اتنا بھی کیا مسئلہ ہے؟ رشتہ آئے گا تو انکار ہو جائے گا بس، دیا نے کچھ دیر بعد آہستگی سے کہنا چاہا، اور وہ ایسا بیچارہ نہیں کہ چپ کر جائے، وہ ریکارڈنگ سنائے گا، اور ہاں یہ ہوئی نا بات، ریکارڈنگ میں آواز تمہاری ہے تو تم ہی پسو گی۔ حالہ نے اسے ڈرایا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ حالہ نہیں، ہائے نا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر نیم مردہ پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زخمی تھا، وجود میں تکلیف ایسی کہ سانس لینا بھی درد دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں کسی کے درد سے چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی، کوئی بہت بے دردی سے کسی کو مار رہا تھا۔ You dare to touch her, I kill you۔ اس کے کانوں نے یہ جملہ سنا، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے اور یہ آوازیں کیسی ہیں۔ زمین پر قدموں کی دم دم ہو رہی تھی، کوئی آگے بڑھ کر قدموں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر اس پر جھکا، اس کے بالوں کو نرمی سے سمیٹا، اس کے چہرے پر لگے خون کو کوئی بےتابی سے صاف کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بے جان پڑی سب محسوس کر رہی تھی، اس لمس میں نرمی تھی، تحفظ تھا۔ وہ یہ ہاتھ تھامنا چاہتی تھی، وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسے یہاں سے بچا کر دور لے جایا جائے، پھر اس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگایا اور خود میں سمیٹ لیا۔ اس سے پکارا جا رہا تھا، اس کا کندھا ہلا کر جانے کا کہا گیا، پر وہ اسے سینے میں بھینچے بیٹھا رہا۔ وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ دیا کی آنکھ جھٹکے سے کھلی، اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ مسلسل کچھ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ دیا کی آنکھ جھٹکے سے کھلی، اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ سالک وہاں تھا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ I'm sorry ڈی، اٹس مائی فالٹ، I'm sorry۔ دیا کا یہ جملہ جو اس نے ابھی خواب میں سنا تھا بری طرح ہلا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اب اکثر خواب میں وہی لمحے دیکھتی تھی، بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں اور اکیلے کمرے میں محسوس ہونے والی بے بسی محسوس کرتی تھی، مگر آج کا خواب تو بہت الگ تھا۔ وہ بے یقینی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سالک مجھے بچانے گیا تھا؟ اس نے یہ سب کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں۔ وہ لاپرواہ انسان بھلا کسی کی اتنی پرواہ کیوں کرے گا؟ بھلا اسے کیا وہ مرے یا جیے؟ اس کی بلا سے وہ ساری زندگی اس قید میں پڑی رہتی۔ نہیں، یہ خواب جھوٹا ہے۔ حالہ ٹھیک کہتی ہے، خواب تو بس خواب ہوتا ہے،
اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ سالک اتنا حساس تھا ہی نہیں۔ وہ پانی کا گلاس بھر کر پیتی مسلسل اپنے خواب کی نفی کرتی رہی۔ وہ تب نیم بے ہوشی میں تھی، مگر بالکل بے ہوش نہیں تھی۔ یہ وہ لمحے تھے جو اس کے لاشعور میں کہیں چھپے تھے، جن لمحوں کو اس نے محسوس کیا تھا، مگر ذہنی حالت بہت خراب ہونے کی وجہ سے یاد نہیں کر رکھ پا رہی تھی۔ یہ سب اس نے سوچنا چاہا بھی نہیں تھا، مگر ہمارے دماغ کے لاشعور میں بہت سے ایسے لمحے جو ہماری یادوں سے ہڈن ہو چکے ہوں خواب میں آ جاتے ہیں۔ دیا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اب نیند آنا تو مشکل تھا۔ وہ اپنے بستر پر پڑی گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو نارمل کرنے لگی، مگر وہ اس خواب کو سچ نہیں مان سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ سالک کا بزنس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ وہ فی الحال اپنی سٹڈیز پر فوکسڈ تھا۔ ماں باپ کے سامنے تو گھر میں آج کل سکون تھا۔ وہ سب کے دوران 2 کار ریسز میں حصہ لے چکا تھا۔ وہ تب تک کار ریسز میں پارٹیسپیٹ کرتا رہے گا جب تک جیت نہیں جاتا، اور جلد اس کا جیتنا کنفرم تھا۔ اس کو پورے 7 بکے مل چکے تھے اور کارڈز اب ختم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس نے دیا کو 7 بکے دیے تھے۔ بس اس کو انتظار تھا کہ اب بکے آتا ہے یا نہیں، اور اگر آتا ہے تو اس بار کارڈ پر کیا لکھا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح 2 دن بعد اسے بکے ملا تو وہ ٹھٹکا۔ بکے پر موجود کارڈ پر سٹیکی نوٹ لگا تھا، وہی سٹیکی نوٹ جو اس نے کالج کے نوٹس بورڈ پر لگایا تھا۔ I feel peace when I see you love۔ وہی جملہ اس کی رائٹنگ میں۔ سالک کے جبڑے بھیج گئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کون ہے، اور اسے یہ بھی پتا تھا یہ سب اس کے رسپانس کے لیے کیا گیا ہے۔ اب مزید یہ سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا اس کی توجہ چاہیے تھی، اور وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اگنور کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کا شک صحیح تھا، اس کے بعد بکے نہیں ملے گی کبھی۔ سالک کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ فارس زیان کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے سب سٹڈی کر لیا ہے۔ یہ کام میرے لیے ایزی ہے، اور ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم خود پروڈکٹس تیار کروائیں گے اور مارکیٹس میں سٹاک کے حساب سے دیا جائے گا۔ پروڈکٹس ایکسپرٹ ہائر کر لیں جو کاسمیٹکس اور دوسرے یوز کی چیزیں تیار کریں گے۔ واصف ایکسپرٹس کی چھان بین کرے گا، اور میرا بھائی سائم اس کے ساتھ اس سب میں شامل ہوگا۔ بلڈنگ ریڈی ہے، مٹیریل تم کلیکٹ کر لینا، میں باقی سٹاف ہائر کروں گا۔ اور دیکھو، میرا ٹارگٹ بس 1 ماہ ہے، تب تک سب سیٹلمنٹ ہو جانی چاہیے۔ زیان نے تیزی سے لیپ ٹاپ پر ایڈ تیار کرتے ہوئے فارس کو تفصیل سے بتایا تھا۔ واقعی اس کا ورک کمپلیٹ تھا۔ اوکے، میری طرف سے تو تم بے فکر ہو جاؤ، میں یہ کر لوں گا۔ اور تمہارا بھائی بھی اس بزنس میں پارٹنر ہے؟ فارس نے اسے پوچھا۔ پارٹنر بالکل نہیں، اس کا اپنا بہت کام ہے، مگر زبردستی گھس رہا ہے۔ وہ کیا سیام بھائی بھی ایک تفصیل پوچھ رہے ہیں؟ ان دونوں کو لگتا ہے یہ میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ فارس نے حیرت سے زیان کو دیکھا جو خفگی سے بول رہا تھا، یار سیریسلی تمہاری فیملی اتنی کیئر کرتی ہے تمہاری؟ نارملی ایسی بڑی فیملیز میں سب اپنے ہی کاموں کو توجہ دیتے ہیں، اور تمہارے بھائی اتنے بزی شیڈول سے تمہارے لیے ٹائم نکال کر تمہیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تمہیں اس کا پیار نظر نہیں آتا؟ بس ہر وقت منہ پھلائی ان کا گلہ کرتے رہتے ہو۔ فارس نے اچھی خاصی ایموشنل تقریر کر ڈالی تھی۔ زیان نے کھٹاک سے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اسے گھورا۔ مانا کہ بھائی میرے لیے یہ سب کر رہے ہیں، مگر اب ایسے بھی سیدھے نہیں جیسے لگتے ہیں۔ تم نے اپنے گھر بیٹھے میری فیملی کی کیئر دیکھ لی، تھینکس۔ تمہاری باتوں سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ اب جا کر اپنا کام کرو، زیان نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہا۔ فارس منہ بگاڑتا اٹھ کر چلا گیا۔ میرے گھر آ کر رہے تو پتہ چلے کتنا پیار لٹایا جاتا ہے مجھ پر۔ زیان پھر سے کام میں مصروف ہوتا بڑبڑایا تھا۔ وہ بریک ٹائم اسٹاف روم میں بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ نروس سی موبائل کی سکرین پر اکرام کا نام دیکھ رہی تھی۔ آج کل غزالہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور تائی نے حالہ کی شاپنگ کا کام سونپا تھا۔ شاید اسی لیے اکرام کال کر رہا تھا۔ اس نے سوچ کر کال اٹینڈ کی۔ حالہ چاچو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اکرام کا جملہ تیر کی طرح اس کے کانوں میں لگا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ شاید دیا کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی، اس کی طبیعت خراب ہے، تم اسے سنبھالنا۔ چاچو کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ جلدی بول رہا تھا، اور اس کی پریشان آواز میں حالہ کو شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ساکت وجود لیے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ گھر میں دیا بے ہوش پڑی تھی، کیونکہ کال لاگ میں فرسٹ نمبر اس کا تھا، تو کال بھی اسی کو آئی تھی۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا جا چکا تھا۔ حالہ رو رو کر پاگل ہوتی دیا کو بھی سنبھال رہی تھی، اور تائی جان بھی ہائی بی پی کے وجہ سے سر لپیٹے بیٹھی تھی۔ فارس اور اکرام ہاسپٹل میں تھے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ خادم حسین کے سر کی ہڈی، کندھا، پسلیاں اور ایک ٹانگ بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ 2 میجر آپریشنز کی ضرورت تھی، اور چھوٹے چھوٹے دوسرے آپریشنز بعد میں کرنے پڑتے۔
मगर इस वक्त हॉस्पिटल का खर्चा लाखों के हिसाब में बन रहा था। फारिस और इकराम बहुत भाग दौड़ करके भी 1.5 लाख तक जमा कर पाए थे, क्योंकि गजाला की शादी के लिए धूमधाम जेवरात और मैरिज हॉल की बुकिंग के चक्कर में अच्छा खासा कर्ज ले चुके थे। अब मजीद कर्ज लेना मुश्किल था। पहले ऑपरेशन की फी जमा करवाई जा चुकी थी। मजीद रकम के लिए फारिस और इकराम अच्छे खासे जिच हो चुके थे। दिया की तबीयत काफ़ी संभल गई थी। हाला इसे साथ लगाए खामोशी से ज्वेलर शॉप पर गई और वो कुछ जेवर जो खादिम हुसैन ने अपनी बेटियों के लिए बना रखा था ज्वेलर के सामने रखा। दिया चुप साधे हाला का साथ दे रही थी। बाप से बढ़कर इन्हें कुछ अजीज था भी नहीं। ये जेवर या जमा पूंजी फिर बन जाती, मगर खादिम हुसैन को कुछ हो जाता तो हाला अम्मी के दिए लॉकेट भी मिला ले, पैसे कम बन रहे थे। दिया ने सरगोशी में हाला से कहा तो वो चौंकी। हाँ, मुझे इनका ख्याल ही नहीं आया। दोनों बहनों ने अपने अपने लॉकेट उतार कर काउंटर पर रखे। ये पैसे भी कम थे, हॉस्पिटल का खर्चा कहीं ज्यादा था। हाला की सोच बार बार जायान पर जाने लगी। अगर वो इससे कर्ज ले, क्या वो देगा? अगर नहीं, एक बार ट्राई तो कर लेना चाहिए। क्या क्या मतलब आपका? ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर एक की कीमत ज्यादा और एक की कम क्यों है? हालांकि सोचों का तसलसल दिया की आवाज पर टूटा। वो भी मुतवज्जा हुई। ज्वेलर हाला के लॉकेट की कीमत ज्यादा जबकि दिया के लॉकेट की कीमत कम बता रहा था। देखिए, ये लॉकेट प्योर व्हाइट गोल्ड का है, इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया गया है, इसकी कीमत काफी ज्यादा है। जबकि दूसरा सिंपल गोल्ड का है, इसीलिए कम कीमत है। ज्वेलर की बात पर दोनों का मुंह खुल गया। ये फर्क कैसे और कहाँ? और अचानक हाला के दिमाग में जमाका हुआ इसका लॉकेट खो गया था और इसे जयान ने ढूंढ कर दिया था। तो क्या ये इसने वैसा बनवा कर दिया था? हाला के दिमाग की रगें इस धोखे पर फटने के करीब थी। इसने बेबसी से लॉकेट को देखा। इस वक्त बाप से बढ़कर कुछ नहीं था। इसने दिया कि हैरान सवालिया नजरों से नजरें चुराई। ज्वेलर सारी पेमेंट काउंट कर रहा था। हाला के दिल में जयान के इस झूठ से कांटा सा गड़ गया था। अगर इसे लॉकेट नहीं मिल सका था तो यूं धोखा देने की क्या जरूरत थी? साफ बता देता, इसका कसूर थोड़ी था। हाला ने ही गुम किया था। वो आज फिर कार रेस में शामिल था। ये रेस राउंड वाइज थी। ये रेस बहुत खतरनाक थी। इसमें भी स्पीड लिमिट नहीं थी और ये बिजी रोड पर थी जहां ट्रैफिक मौजूद हो। और ऑफ कोर्स ट्रैफिक सिग्नल्स ब्रेक करने पर पुलिस की गाड़ियां फॉलो करती थी। उसका रूल था कि पुलिस को डॉज करना था, स्पीड भी हाई रखनी थी, ट्रैफिक को अवॉइड करना था। इस सब के बाद जो डेड लाइन को क्रॉस कर ले वो नेक्स्ट राउंड में। अगर इस सब में कोई पुलिस के हत्थे चढ़ गया, एक्सीडेंट में फंस जाए या फिर रेसर गाड़ी कंट्रोल ना कर पाए और मर जाए, ये या स्वेयर इंजरीज का शिकार हो जाए, वो ऑफ कोर्स गेम से आउट, चाहे वो सारी जिंदगी माजूरी में गुजार दे। किसी को परवाह भी नहीं थी। साली को इस रेस में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था कि वो छोटा है। इसने ना जाने कितनी मिन्नतें कर डाली थी और जैक के रिसोर्सेज से इसे इस रेस में हिस्सा मिला था। इस रेस के 3 राउंड थे। पहले राउंड में सालिक का 4th नंबर था। 5th नंबर एक्सीडेंट का शिकार होकर आउट हो चुका था, वो मर चुका था। ये दूसरा राउंड था और सालिक को हर हाल में रेस लास्ट राउंड ओपन करने के लिए टॉप 3 में नंबर लाना था। वो ये अजियतनाक और खौफनाक मौत का खेल बहुत शौक से खेल रहा था। वो सब रेसर्स में कम उम्र और नॉन एक्सपीरियंस था। इस रेस के गेमर्स अपनी मौत अपने हाथों में लिए फिरते थे, मगर वो इसके आदी थे। वो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा छोटे स्टेप्स में प्रैक्टिस करके इस स्टेज पर पहुंचे थे। रेस स्टार्ट हो चुकी थी। वो गाड़ियों से बचता स्पीड तेज करता जा रहा था। पुलिस की गाड़ियां मुसलसल पीछा कर रही थी और वो इसे रुकने का ऐलान दोहरा दोहरा कर जिद हो चुके थे। वो बहुत जगहों पर एक्सीडेंट से 0.1 तक रिस्क से बचा था। 1-2 जगहों पर इसकी गाड़ी राउंड में घूम कर रह गई थी, पर इस पर एक ही लगन सवार थी। इसे पॉइंट तक पहुंचना था। इसे लास्ट राउंड में एंट्री चाहिए थी। वो हार मानने को तैयार नहीं था। इसे पहले कह दिया गया था इसकी मौत तय है, क्योंकि ये रेस नहीं जीत पाएगा। इसे हर हाल में इन्हें दिखाना था कि वो पहले नंबर पर ना सही मगर लास्ट राउंड में 3रे नंबर पर ही सही जिंदा वापस लौटेगा। वो सालिक था। वो जो सोचता था कर गुजरता था। जगह सालिक के इस जुनून को देखकर इस रेस में आने वाले सब हैरान थे। इसके पास सब था तो वो क्यों अपनी जिंदगी को रिस्क में डाले हुए था? इसके पास बहुत पैसा था, इसे जीत की रकम की भी जरूरत नहीं थी। ये शौक था तो बहुत बुरा शौक था, और अगर ये कोई चैलेंज था तो वो इसके लिए बहुत यंग था। ये एडवेंचर था तो इसे इस एडवेंचर से बेहतर सीधे सांप पॉइजन लेकर मर जाना चाहिए था। ये अजियत क्यों? और वो किसी को क्या बताता? इसे जिंदगी में पहली बार किसी ने सबके दरमियान जलील किया था और वो इस शख्स के सामने खामोश रहने पर मजबूर था। इसे अपनी इस मजबूरी पर गुस्सा था। इसे मोहब्बत हुई थी और इसका
निगम था, पहली बार किसी से हारा था। इसे इस हार का दुख था, अपने हार मान जाने का दुख था। इसे इस सब का गुबार निकालना था और किसी छोटे मोटे काम से सुकून मिलना भी नहीं था। इसने इस रेस के 2 रोड्स पर पहले स्टडी कर ली थी। इन रोड्स के दरमियान कुछ छोटे और छुपे हुए रूट्स थे। सालिक कुछ पुलिस से बचने के लिए इन रूट्स को फॉलो कर लेता, कभी रोड पर आ जाता। वो पुलिस को डाश देने में कामयाब होता जा रहा था और डेडलाइन के करीब भी पहुंच गया, मगर इस बार भी रास्ता लंबा हो जाने की वजह से इसका तीसरा नंबर ही आया था, मगर वो लास्ट राउंड में शामिल हो गया था। अगली रेस टाइम 1 माह बाद था, क्योंकि इस रेस की वजह से पुलिस सिक्योरिटी आज से टाइट हो जाने वाली थी। 25 दिन तक सुकून रहने पर पुलिस नॉर्मल रूटीन पर आ जाती और 30वें दिन इनकी रेस फिर से तय हो जाती। वो बुरी तरह थक गया था, बाल पसीने से तर माथे पर चिपके हुए थे, बर्फ जैसी रंगत में सुर्खियां फूट रही थी। गाड़ी में ही बैठा वो सांस बहाल कर रहा था। इसे घर जाने से पहले नॉर्मल होना था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लासेस का कहकर घर से निकला था। खादिम साहब का एक ऑपरेशन हो चुका था, इनके नेक्स्ट ऑपरेशन की फिलहाल डेट नहीं दी गई थी। ब्लड लॉस से वो बहुत वीक हो चुके थे, अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना था इन्हें। हाला सर डाले दरूद का वेट किए जा रही थी। दिया परेशानी से टहलती, कभी रुककर फारिस को देखती, कभी इकराम को। वो दोनों ही मजीद पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। फारिस भाई, आपका फ्रेंड भी तो दे सकता है, इससे बात कर लें। दिया ने इसे जायान की तरफ तवज्जो दिलवाई। वो चौंका। हाला ने भी इसे देखा। रिसेंटली इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, करोड़ों की रकम इन्वेस्ट की है, और अब मैं इसे कर्ज मांगकर इसे तंग नहीं कर सकता। फारिस ने फौरी इनकार किया। हाला इसकी बेहिसी पर खोल कर रह गई। अभी पिछले दिनों इसने अपनी बहन की शादी के लिए दोस्त को तंग कर लिया, तब इसके बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह याद ना थी, और अब जब बहुत ज़रूरी था तो। दिया ने सर झुकाकर बैठे इकराम को देखा, फिर फारिस को। इसका जी चाहा इसका गिरबान पकड़े और गैरत दिलाए कि शादी के लिए जो मैरिज हॉल्स की बुकिंग की वो कैंसिल कर सकते हैं, मगर हाला कहती थी वो अब तक जितना दे चुके हैं वो भी बहुत है। इन्होंने शादी फिलहाल कैंसिल कर दी, यही बहुत है। वो बुकिंग वगैरह कैंसिल करके या ज्वेलरी बेचकर अपनी बहन की शादी क्यों तबाह करेंगे। दिया भी सर पकड़कर बैठ गई थी। थोड़े बहुत पैसे नहीं थे, एक बहुत बड़ी रकम थी जिसका मिलना मुश्किल था, और अगर वो ना कर पाए, कुछ और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए या हॉस्पिटल के दूसरे अखराजात के लिए रकम कम पड़ जाए तो। हाला हाथों में चेहरा छुपाए बेबसी से रो दी। दिया अपने दफ्तर से लोन मांगने चली गई। कम से कम वो इकराम और फारिस की तरह बैठकर अपने बाप के मरने का इंतजार नहीं कर सकती थी। जायान इन दिनों सब भुलाए अपना काम कर रहा था। दाजान ने कह दिया था अगर वो ये बिजनेस अच्छे से 1 माह में स्टार्ट ना कर पाया तो वो फौरी इज़ा से शादी कर देंगे, और जायान जानता था इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन्हें लगता था जायान नहीं कर पाएगा और फिर वो शादी से इनकार करने की बात करने लायक नहीं रहेगा। दूसरी सूरत में वो इज़ा से शादी तोड़ने को तैयार थे, और अब वो अपनी सारी तवज्जो बस अपने काम पर रखे हुए था। साइम और सायाम के अलावा रियान और रासिम भी ना महसूस अंदाज से इसकी मदद कर रहे थे। वो सब भी पूरी तरह इसकी ये कंपनी अच्छे पैमाने पर स्टार्ट करके जायान की जान उज़ा नामी बला से छुड़वाना चाह रहे थे, मगर ये बात वो जायान के सामने कहने वाले थे ना जायान मानने वाला था, कभी नहीं। वो अभी यही कहता था इन सबको कि वो इस पर नज़र रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्ट हुआ पैसा ना डूबे, और ये कि जायान इस काबिल ही नहीं था लगता कि ये काम कर पाएगा। वो बस हंस पड़ते थे। इसमें कुछ झूठ भी नहीं। जायान, हम नहीं होंगे तो तुम सब गड़बड़ कर दोगे। वो इसे चिढ़ाकर मजा लेते थे। इनका और जायान का रिश्ता ऐसा ही था, वो अपना प्यार जाहिर करते थे, न जायान मानता था। फारिस, तुम कहाँ गायब हो? तुम्हारी बहन की शादी तो 15 दिन बाद है। जायान ने फारिस को कॉल मिलाकर इसकी गैर हाजिरी पर इसे गुस्से से कहा। यार बस वही तैयारियां, तुम तो अभी से बॉस बन गए हो। फारिस ने बात छुपा ली। फारिस, बेहुदा मजाक मत करो, मेरा मूड ऑफ है। पहले ही अभी मेरे भाई मुझसे लंबी मीटिंग करके गए हैं और एक एक बात की वजाहत मांगते हुए मेरा सर घुमा चुके हैं। जायान जो साइम वगैरह के जाते ही भरा बैठा था फट पड़ा। ओ सॉरी, मैं जल्दी अपना काम मुकम्मल करूंगा। मैं बस इससे पहले कि फारिस और बहाना करता, जायान ने इसे चुप करवा दिया। जल्द नहीं, बहुत जल्द, और वापस आओ, मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियस हूँ, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। सबको लगता है मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तुम अगर मजीद लेट हुए तो मैं किसी और को हायर कर लूँगा। दोस्ती की वजह समझ लो कि एक और चांस दे रहा हूँ। जाया ने बिना लिहाज किए इसे सुना डाली इस और कॉल बंद कर दी। साइम लोग अलग इसका दिमाग घुमा रहे थे। हर चीज़ की रिपोर्ट चाहिए इन्हें, पर वक्त आ जाते हैं मुझे डांटने के लिए। मैंने थोड़ी कहा है कि मेरा कोई काम करें। क्या बाबा लोग ने इन्हें यूँ तंग किया था? जायान बुरी तरह चिड़चिड़ा हो रहा था।
वो लोन की एप्लीकेशन दिए पिछले 1 घंटे से बाहर बैठी इस एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने का वेट कर रही थी, मगर इसके सीनियर्स इस वक्त किसी बड़ी कंपनी से मर्जिंग की मीटिंग में बिजी थे। दिया बाहर बैठे बैठे रोने वाली हो गई थी। अब मर्जिंग के करने का सोचा जा रहा है, मतलब लोन मिलने के चांसेस 1% भी ना थे, मगर वो फिर भी बैठी थी और कहीं से पैसे मिलने की कोई उम्मीद जो ना थी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मीटिंग हॉल से एक सूटेड बूटेड काफी खुशशक्ल सा बंदा 3 पीस पहने निकला। दिया का बॉस इसके पीछे चल रहा था। वो बंदा चलता चलता दिया को देखकर रुका। इस लड़की को क्या मसला है? इसने मुड़कर दिया के बॉस से पूछा। सर, लोन की एप्लीकेशन दी है, फादर का एक्सीडेंट हुआ है, मगर हम नहीं दे पाएंगे, अभी मर्जिंग हुई है। उसने दिया को देख कर बताया। ओह ओके, तुम जाओ, मुझे इससे बात करनी है। इन्हें भेजकर वो दिया के पास आए। क्या बात है छोटी लड़की, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर सकता हूँ। मर्दाना नरम आवाज पर दिया ने आंखें उठाकर देखा। वो एक पल तो बेखुद सा देखता रह गया। ग्रे आंखों में आंसू के साथ गुलाबीपन तैर रहा था। वो गुलाबी हाथों से बार बार आंखें रगड़ती आंसुओं को बहने से रोक रही थी। इस बंदे की नरम आवाज पर खड़ी होकर वही सब बताने लगी जो इसका बॉस बता कर गया था। तुम्हें ये रकम मैं दे दूंगा, उधार समझ लेना। वो फौरन बोला और दिया सकता ज़दा हो गई। पैसों का इंतजाम हो भी गया था इतनी जल्दी? तुम्हें एक पेपर जिस पर ये रकम लिखी होगी और ये भी कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ उधार के तौर पर, वो साइन करना होगा। सॉरी टू से आजकल जमाना भी तो ऐसा है। फिर तो कुछ तो गारंटी मुझे चाहिए ना। इसने मुस्कुराकर कहा और दिया को एतराज भी नहीं था, क्योंकि वो पैसा लेकर मुकर जाने का इरादा रखती भी नहीं थी। इसने इस बंदे के साथ जाकर एक स्टैम्प पेपर साइन किया और 50 लाख लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। अब इनके बाप के इलाज में कोई कमी ना होगी। अब इसके बाबा जल्द ठीक होने वाले थे। दिया और हालांकि अटकी सांसें बहाल हो चुकी थी। इकराम और फारिस इतनी बड़ी रकम देकर शॉक्ड हो गए थे। कहाँ से लाई थी वो? इसका दफ्तर इतना बड़ा लोन हरगिज नहीं दे सकता था। फिर कैसे जानती थी कि इतनी बड़ी रकम एक साथ दे दी गई इतनी छोटी लड़की को जो निहायत मामूली सी जॉब करती थी? जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।